टेलीकॉम कंपनी अब शेयर कर सकेंगी स्पेक्ट्रम। ट्राई ने दी मंजूरी। टेलीकॉम सेक्टर के लिए कितना अहम है ये फैसला और क्या सस्ती होगी कॉल दरें, इस पर करेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट से बात। बुलेटिन में आगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने एमसीएक्स में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की 15% हिस्सेदारी खरीदी। 600 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुआ सौदा। क्या एमसीएक्स के खत्म हुए बुरे दिन, इस पर भी जानकारों की राय लेंगे आगे। काले धन को लेकर वित्त मंत्री की इनकम टैक्स अफसरों को नसीहत। कहा देश में बड़े काले धन को निकालने में लगाए जोर। दिल्ली समेत देश में 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे 5 स्टार। कहा कल्प के लिए अगले 1 महीने में मंगवाई जाएंगी बोलियां। 7,700 के पास जाने में निफ्टी को दिक्कत। मुनाफा वसूली के दबाव में बाजार ने खोई शुरुआती बढ़त। मिड कैप शेयरों में दबाव ज्यादा। 28 साल बाद लॉर्ड्स में भारत ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 95 रनों से हराया। ईशांत शर्मा बने जीत के हीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े इससे पहले कुछ और हेडलाइंस। मोदी मॉडल का पाकिस्तान भी हुआ मुरीद। साबरमती रिवर फ्रंट का अध्ययन करने के लिए अहमदाबाद पहुंची टीम। एचडीएफसी बैंक के निराश करने वाले नतीजे। एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता बढ़ी, लेकिन एचडीएफसी के नतीजों ने किया बाजार को खुश। शानदार नतीजों के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 2% की तेजी। ब्रोकरेज कंपनियों ने भी दिया आरआईएल को थम्स अप। मानसून की सुधरी चाल। अब सामान्य से सिर्फ 15% कम बारिश हुई, लेकिन पश्चिम और उत्तर भारत में स्थिति अब भी चिंताजनक। आई थिंक अब जो इन्होंने ये जो पेमेंट बैंक की योजना बनाई है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डिपॉजिट 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ मनी ट्रांसफर काफ़ी अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है। पेमेंट बैंक खोलेगा फ्यूचर ग्रुप। रिटेल किंग किशोर बियानी ने दिए संकेत। हमसे खास बातचीत में कहा कंपनी के पास पेमेंट बैंक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। और एलजी ने शानदार फीचर्स के साथ 50,000 रुपए में उतारा नया स्मार्टफोन G3 HD टीवी से बेहतर पिक्चर क्वालिटी। 13 मेगापिक्सल के दमदार कैमरा के साथ दिखने में भी काफी स्टाइलिश। बुलेटिन की शुरुआत जीत की उस खबर से जिसके लिए टीम इंडिया को करना पड़ा है 28 साल का लंबा इंतजार। भारत ने आज लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 95 रनों से हरा दिया है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में भारत ने इससे पहले 1986 में टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी। साथ ही विदेशी जमीन पर 3 साल में किसी टेस्ट मैच में भारत की ये पहली जीत है। लॉर्ड्स टेस्ट के हीरो रहे हैं ईशांत शर्मा, जिन्होंने दूसरी पारी में 7 विकेट लिए। इस खबर पर और विस्तार से बुलेटिन में करेंगे चर्चा। और ट्राई की सिफारिशें अगर मान ली जाती है तो आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर के अच्छे दिन आ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की दिक्कत दूर करने के मकसद से ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी तरह के स्पेक्ट्रम की शेयरिंग के लिए अपनी सिफारिशें जारी कर दी है। अगर टेलीकॉम विभाग ये सिफारिशें लागू करता है तो कंपनियां 2G, 3G, 4G हर तरह का स्पेक्ट्रम शेयर कर सकेंगे। ट्राई ने नीलामी या बिना नीलामी का स्पेक्ट्रम शेयर करने की सिफारिश की है। ट्राई ने शेयरिंग पर 0.5% स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लगाने की सिफारिश की है। इस फैसले से स्पेक्ट्रम की कमी से जूझ रही एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही ऐसी कंपनियों को भी फायदा होगा जिनके पास स्पेक्ट्रम तो है लेकिन उनका यूजर बेस ज्यादा बड़ा नहीं है। साथ ही माना जा रहा है कि स्पेक्ट्रम शेयर के लागू होने के बाद वॉइस क्वालिटी सुधरेगी और कॉल दरें भी सस्ती होंगी। तो क्या वाकई टेलीकॉम ग्राहकों के अच्छे दिन आने वाले हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडस्ट्री के 2 दिग्गज, आइडिया के MD और CEO हिमांशु कंपानी और साथ ही माइक्रोमैक्स के चेयरमैन संजय कपूर। संजय टेलीकॉम सेक्टर को बड़े करीब से जानते हैं और वो भारतीय एयरटेल में भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उन्हीं से शुरू करते हैं। संजय, स्पेक्ट्रम शेयरिंग से इंडस्ट्री को किस तरह का फायदा होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में एक बहुत ही डेफिसिट रहा है शुरू से ही जहां तक स्पेक्ट्रम का सवाल है, और स्पेक्ट्रम बहुत ही डियर है बिकॉज बड़ी एक्सपेंसिव प्राइसेस पे ऑक्शन होता है। गिवन दिस सिनेरियो, कोई भी ऐसा मूव जिससे स्पेक्ट्रम का बेटर उपयोग किया जा सके और जिससे स्पेक्ट्रम शेयरिंग अलाउड हो, आई थिंक वो मूव हमेशा वेलकम होगी। और इंडस्ट्री की बहुत देर से ये डिमांड रही है कि ये स्पेक्ट्रम आपस में शेयर करना अलाउ करना चाहिए ताकि ये स्पेक्ट्रम का ऑप्टिमल यूज़ हो सके।
मैं आज बहुत प्रसन्नता से ये कह सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री के लिए और ये कंट्री के लिए और उपभोक्ता के लिए बहुत पॉजिटिव मूव है, बिकॉज इससे ना ही इकोनॉमिक्स बेटर होते हैं इंडस्ट्री के और कंट्री के, बट इससे जो उपभोक्ता है उसको एक बेटर एक्सपीरियंस प्राप्त होगा आने वाले समय में। तो ये हर लिहाज से एक पॉजिटिव न्यूज़ है। राइट। हिमांशु, स्पेक्ट्रम शेयरिंग कितनी ज़रूरी लगती है आपको, और क्या ये पर्याप्त है या अभी आपको लगता है कि और रियायत की ज़रूरत है यहाँ पर? So first and foremost, in order of preference, Idea Solar believes that spectrum trading, जिसकी गाइडलाइन TRA ने पहले दी थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको पॉलिसी में कन्वर्ट करे। नंबर 2, as data explosion is going to take place in the country, larger quantum of spectrum needs to be released. There are no pan-India private operators on 3G, and a lot of 3G spectrum is held by defense. और हम वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कब उसको प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए रिलीज़ करेगी। इसको देखने के बाद स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और लार्जर क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम रिलीज़ के देखने के बाद तब हमारा अटेंशन स्पेक्ट्रम शेयरिंग पे जाएगा। संजय जी, क्या कॉल सस्ती होगी और कॉल ड्रॉप की समस्या दूर हो पाएगी, क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स के लिए क्या फ़ायदा है? अगर ज़्यादा स्पेक्ट्रम अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर पाएंगे, और जहाँ जहाँ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं वहाँ पे डेफिनेटली कॉल ड्रॉप्स कम होंगी, और जो कॉल क्वालिटी और एक्सपीरियंस की बात है तो उसमें ज़रूर बेनिफिट होना चाहिए। संजय, लेकिन स्पेक्ट्रम शेयरिंग का रास्ता खुलने पर ऑक्शंस को कंपनियां अवॉइड कर पाएंगी, तो अब तक ऑक्शन में महंगा स्पेक्ट्रम खरीद रही कंपनियों को यहाँ पर आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? नहीं, इसमें कुछ ऑप्शन तो ऑलरेडी प्राइसेस पे कर दी हैं सबने, तो ये तो शेयरिंग हो रहा है। ये कोई जो गवर्नमेंट ने सब लीजिंग या लीजिंग तो अलाउ ही नहीं करी है, तो आप किसी को बेच नहीं सकते हो ये स्पेक्ट्रम, ये तो शेयर कर रहे हो। ऑलरेडी जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है जिसमें BSC BTS आता है, पहले जैसे पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखें कि जो टावर्स हैं वो शेयर होते हैं एक दूसरे के साथ, वो पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इसके साथ जो रेडियो नेटवर्क है वो भी शेयर हो पाएगा एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के साथ विद अ कॉमन स्पेक्ट्रम। हिमांशु जी, स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर कैप लगी है, क्या स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए इस कैप को हटा देना चाहिए? जो TRA ने किया है वो करंटली रिकमेंडेशन है M&A के लिए, द करंटली रिकमेंडेशन है स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए, एंड इट इज़ अ नेचुरल बेसिस के जो रिकमेंडेशन अदर पॉलिसी के लिए उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, स्पेक्ट्रम शेयरिंग की इम्पोर्टेंस तभी आएगी तब क्लियर हो जाएगा इंडिया में कि टोटल क्वांटम स्पेक्ट्रम कितना अवेलेबल है जो ऑपरेटर्स जो सीरियस है टेलीकॉम ग्रोथ के लिए। तो संजय, यहाँ आखिरी सवाल आपसे, टेलीकॉम सेक्टर में अब क्या कंसोलिडेशन को इन सब नीतियों से बढ़ावा मिलेगा? यू नो, आई डोंट नो वेदर इसकी डायरेक्ट बेयरिंग कंसोलिडेशन के साथ है, बिकॉज ये कोई M&A स्ट्रेटजी नहीं है। ये तो जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसके ऑप्टिमल यूज़ की बात हो रही है यहाँ की, ये इतना स्केर्स रिसोर्स है और इसका बेस्ट यूज़ किया जाए, इसके पीछे ये मायने हैं, इसके पीछे कोई मर्जर्स और एक्विजिशंस नहीं है। जी शुक्रिया हिमांशु जी और संजय कपूर हमसे बात करने के लिए, और जानकार भी ट्राई की आज की सिफारिश को इंडस्ट्री के लिए अहम बता रहे हैं। इनके मुताबिक स्पेक्ट्रम की शेयरिंग से टेलीकॉम इंडस्ट्री को तो फायदा होगा ही, साथ में ग्राहकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। Overall, we are pleased that the TRAI has finally issued its recommendation on spectrum sharing. This is a matter that we had been requesting, and I think the recommendations certainly go in the right direction in helping the industry as well as the customer at the end of the day getting better service. तो यहाँ पर अब एक बड़ी राहत आती हुई तमन्ना, मोबाइल कंपनियों को भी ये देखना होगा कि इस राहत को आगे कैसे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से हाई स्पेक्ट्रम चार्जेस भी कंज्यूमर को पास ऑन कर लिए हैं, यानी जब उनकी लागत कम हो जाएगी तो वो भी कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए। ऐसी उम्मीद करेंगे। तो यहाँ पर इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने M6 में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की 15% हिस्सेदारी को खरीदा। और आज आए HDFC बैंक और आइडिया के नतीजे, कैसे रहे नंबर्स, बताएंगे ब्रेक के बाद।
लंबे समय से चल रहे एफटीआईएल की एमसीएक्स में हिस्सेदारी बेचने की अटकलें खत्म होती नजर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एमसीएक्स में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की 15% हिस्सेदारी खरीद ली है। दरअसल कमोडिटी रेगुलेटर एफएमसी के फिट एंड प्रॉपर स्टेटस पर निर्देश के मुताबिक एफटीआईएल को एमसीएक्स में हिस्सेदारी 26% से घटाकर 2% करनी है। देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के हालात पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। एफटीआईएल ने एमसीएक्स में अपनी 15% हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा बैंक को बेच दी है। ये सौदा 600 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 459 करोड़ में हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक के मुताबिक उन्होंने बतौर एक निवेशक एमसीएक्स के शेयर खरीदे हैं और कंपनी एमसीएक्स के मैनेजमेंट में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगी, न ही कंपनी का कोई अधिकार होगा। We have 15% and at 15% therefore our transaction is one where we are a financial investor. We have no special rights vis-a-vis management, vis-a-vis board seats or any other kind of rights. So we come in like any other investor. It's just that we've had an opportunity to buy 15% which is not an opportunity we would have normally had in an MCX. भले ही कोटक महिंद्रा का एमसीएक्स पर कोई खास अधिकार ना हो, लेकिन आइकन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी और कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स का कहना है कि ये सौदा कोटक महिंद्रा बैंक और एमसीएक्स दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर आप देखें तो आज आरबीआई के रेगुलेशंस भी ऐसे हैं कि एज ए प्रोमोटर यू कांट होल्ड अ बिगर शेयर होल्डिंग इवन इन द बैंक। आज उदय कोटक को भी जो आज 40% की जो होल्डिंग है उनको 3 साल में उसको 20% लेना पड़ेगा। और इसको आगे ले जाने के लिए जो एक ग्लोरी एमसीएक्स की रही है और पिछले 12 महीने में जो थोड़ा सा घबराहट लोगों के मन में हुई थी, मेरे हिसाब से वो काफी हद तक दूर हो गई होगी आज। मेरे हिसाब से ये कंपटीशन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन और टेक्सचर चेंज होगा। इसके कारण एक ज्यादा फेयर, रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट कंपैरेटिव लैंडस्केप बनेगा, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर आया हुआ है एमसीएक्स के अंदर, तो उसका एक अलग ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस सौदे को पूरा करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को मार्केट रेगुलेटर सेबी और कमोडिटी रेगुलेटर एफएमसी से मंजूरी लेनी है, लेकिन एफएमसी और सेबी को कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है। इसके अलावा एनएसईएल मामले पर आई पीडब्ल्यूसी की ऑडिट रिपोर्ट, एमसीएक्स पर बनी टैक्स लायबिलिटी और कोर्ट से जुड़े मामलों पर भी कोई भी एक्शन प्लान फिलहाल कोटक के पास नहीं है। We have not received anything from exchange or from the Kotak Group, but we understand that such an agreement has taken place. As you know, our norms provide for financial institutions to come and take a 15% stake in our exchanges. So if such a agreement has taken place, it is very much within our norms, but we have not received anything as yet. एफटीआईएल अपनी हिस्सेदारी बेचने को मजबूर तब हुआ जब एनएसईएल घोटाले के बाद कमोडिटी रेगुलेटर एफएमसी ने आदेश जारी किया कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और कंपनी के प्रमोटर्स देश के किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज पर मालिकाना हक नहीं रख पाएंगे। ऐसे में एफटीआईएल को एमसीएक्स में 26% की हिस्सेदारी घटाकर 2% करनी होगी। एफएमसी के निर्देश के तहत ही अब ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है। श्रीमी चौधरी, मुंबई। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजे आज आए हैं। एचडीएफसी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 15% बढ़कर 1345 करोड़ पर पहुंच गया है। एचडीएफसी के ऑपरेशन से होने वाली आय भी 16% बढ़कर करीब 6500 करोड़ पर आ गई है। 30 जून तक एचडीएफसी की लोन बुक 2 लाख करोड़ के करीब रही है। एचडीएफसी के क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन 0.77% के बजाय 0.7% पर पहुंचे हैं। वहीं ब्याज से होने वाली आय भी बढ़कर 1745 करोड़ पर पहुंच गई है। हालांकि एचडीएफसी बैंक के नतीजों ने निराश किया। बैंक का मुनाफा 21% बढ़कर 2233 करोड़ रुपए हो गया है। मुनाफे में यह बढ़त अनुमान से कुछ कम रही। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 17% बढ़ी है और ये 5171 करोड़ रुपए हो गई है। मुनाफे पर दबाव बैंक की प्रोविजनिंग के कारण दिखा है। ये करीब दुगना बढ़कर 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर पर भी कोई बात नहीं हो रही है। दोनों वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों ने मर्जर की खबरों को खारिज कर दिया। The board has not considered it, and neither has the HDFC board considered, because both KK and Renu are on the board of HDFC Bank. Both the companies' board have not considered it, and at the appropriate time, if necessary and if it is beneficial to all shareholders, both shareholders, if it's a win-win, we'll look at it. But at the moment, it's too premature for me to say anything. At this point of time, there is no, discussion or working. I think it's fair to say that the whole reserve requirement issue was certainly one of the major hurdles which was there.
Whether this circular actually addresses that or not will also require a fair amount of analysis of this. इधर आदित्य बिरला ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेलुलर ने अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 23% बढ़कर 725 करोड़ के पार चला गया है, जबकि अनुमान 613 करोड़ रुपए का था। आय के मोर्चे पर भी आंकड़े उम्मीदों से बेहतर हैं। कंपनी की आय करीब 7.5% बढ़कर 7,500 करोड़ पर के पार चली गई है, जबकि बाजार को अनुमान करीब 7,2500 करोड़ रुपए का था। कंपनी की प्रति मिनट कमाई भी 45 पैसे से ऊपर आ गई है। वहीं प्रति यूजर औसत 173 रुपए से बढ़कर 181 रुपए पर पहुंच गया है। और शनिवार को अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद रिलायंस में आज 2% की अच्छी तेजी दिखी। दरअसल पहली बार कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा $1 अरब के पार निकल गया है। कंपनी के शानदार नतीजों के बाद पूरा बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बुलिश हो गया है। क्या कहना है विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस का, बताने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी नियति वोरा। नियति, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है RIL नंबर्स पर? $1 अरब कंसोलिडेटेड मुनाफा कमाने वाली देश की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जाहिर सी बात है यूनानिमसली अपग्रेड के कॉल्स आ रहे हैं। ज्यादातर FII ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हो गए और तगड़े तरीके से उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ा दिए। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLA से निवेश की सलाह बरकरार रखा है। 1250 रुपए प्रति शेयर तक के लक्ष्य आपको ये सुझा रहे हैं। एबिटा इनके अकॉर्डिंग अगले 3 साल में तिगुना हो सकता है, जिसके दम पर स्टॉक मौजूदा लेवल से 2 गुना होता हुआ नजर आएगा। क्रेडिट स्विस अपनी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। 1230 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पे देख रहे हैं। एबिटा इनके अनुमान के मुताबिक आया था, मगर नियर टर्म कैटलिस्ट इनका मानना है कि अब ENP कारोबार होगा जिस पे इनकी खास नजर बनी रहेगी। मैक्वायरी इसी तरह से अपनी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। 1100 रुपए प्रति शेयर का ये लक्ष्य दे रहे हैं। FI 17 का मुनाफे का जो अनुमान है वो भी इन्होंने 4% के आसपास बढ़ा दिया है। गोल्डमैन सैक्स निवेश की सलाह बरकरार रख रहे हैं। लक्ष्य 1353 रुपए का कर दिया है। स्टॉक 2 साल में री रेटिंग का कैंडिडेट बनेगा। FI 15-17 के लिए इन्होंने EPS अनुमान 1 से 6% बढ़ा दिया है, मगर एबिटा ग्रोथ काफी ज्यादा इंप्रूव करती हुई नजर आएगी अगले 2 साल में, ऐसा मानना है UBS का। और सबसे ज्यादा अग्रेसिव टारगेट्स यहीं से निकल कर आ रहे हैं। 1400 रुपए प्रति शेयर तक के आपको लक्ष्य यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। तो तगड़े अपग्रेड्स 43% के आसपास के अपसाइड पोटेंशियल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद। और अब बात बाजार की। RIL के उत्साहजनक नतीजे, FIIs की खरीदारी और मॉनसून में सुधार की खबर से शेयर बाजार की शुरुआत तो आज अच्छी रही, लेकिन कारोबार के आखिरी सत्र में मुनाफा वसूली हावी होती रही और बाजार सपाट या निकल के लेवल पर ही बंद हुए। लेकिन आज की सुस्ती में भी स्टार रहे FMCG के शेयर्स। ITC, जुबिलेंट फूड्स और ब्रिटानिया में आज जोरदार तेजी रही। वही इंडसइंड, एक्सिस और यस बैंक जैसे प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में भी आज खरीदारी दिखाई दी। इसके अलावा ACC, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट में भी बाजार को मजबूती दी। बाजार पर दबाव बनाने का काम किया रियल्टी, मेटल और ऑयल एंड गैस शेयरों ने। रियल एस्टेट में DLF, HTIL और यूनिटेक में ज्यादा गिरावट रही। वहीं हिंडाल्को, सेसा स्टरलाइट और JSW स्टील मेटल में सबसे ज्यादा टूटे। IDFC, इन्फोसिस और BHEL आज निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर्स रहे। और रिजर्व बैंक ने जब से नए तरह के बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, तब से ही कई कंपनियां पेमेंट बैंकिंग में उतरने की इच्छा जता चुके हैं। रिटेल किंग किशोर बियानी ने भी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात के संकेत दिए कि फ्यूचर ग्रुप ही पेमेंट बैंकिंग में उतर सकता है। फ्यूचर ग्रुप देखेंगे तो 100 सिटी के ऊपर काम कर रहा है, छोटे शहरों में भी, गांव में भी। और नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों का काफ़ी कुछ प्रोमिनेंस है। हम लोग हर नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में हम लोगों की दुकानें हैं। तो हमारे यहाँ मनी ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है कि आज आप पैसा बॉम्बे में जमा करावें और उनके परिवार वाले बिहार में रहते हैं या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनको पैसे विदिन 1 मिनट मिल सकता है। कर्ज की मार के बाद दिवालिया हुई किंगफिशर एयरलाइंस की प्रॉपर्टी बिकने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। किंगफिशर एयरलाइंस ने मुंबई के किंगफिशर हाउस पर कब्जा करने पर रोक लगाने की याचिका वापस ले ली है। कोर्ट को रिवाइवल प्लान सौंपने में नाकाम रहने के बाद किंगफिशर ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। बैंकों का कर्ज ना चुका पाने की वजह से किंगफिशर की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था, जिसमें मुंबई का किंगफिशर हाउस भी शामिल है। बैंकों ने किंगफिशर हाउस का वैल्यूएशन करीब 40 करोड़ रुपए किया है, लेकिन किंगफिशर का दावा है कि किंगफिशर हाउस की कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। किंगफिशर एयरलाइंस पिछले 1 साल से बंद पड़ी है और कंपनी पर करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। और सिर्फ स्विस बैंक ही नहीं, देश में पड़े काले धन पर भी है सरकार की नजर। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया आखिरकार हुई शुरू। देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स अधिकारियों को देश में पड़े काले धन को जब्त करने और इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने अधिकारियों को नसीहत दी कि वो टैक्स वसूली का काम सख्ती से तो करें, लेकिन करदाताओं को अनावश्यक तौर से परेशान न करें। विदेशों से काला धन वापस लाने में अब तक नाकाम रही सरकार की नजर अब देश में पड़े काले धन पर है। इसकी वजह भी है। दरअसल अभी देश की पूरी आबादी का 2.5% लोग ही इनकम टैक्स चुकाते हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक इनकम टैक्स के दायरे में इससे करीब कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग आते हैं। काले धन पर संसद में 2012 में पेश श्वेत पत्र में भी माना गया था कि रियल एस्टेट, बुलियन और ज्वेलरी कारोबार और फाइनेंशियल मार्केट काले धन के अड्डे हैं। अब नए वित्त मंत्री अरुण जेटली इन अड्डों पर वार करना चाहते हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों से काला धन वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि इनकम टैक्स अधिकारी देश में जो काला धन पड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए सख्त कार्रवाई करें, साथ ही साथ काला धन जमा ना हो सके इसके लिए ठोस कदम उठाएं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि चालू कारोबारी साल में डायरेक्ट टैक्स की वसूली करीब 7.25 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से ज्यादा होगी। इस मौके पर उन्होंने इनकम टैक्स अधिकारियों से कहा है कि टैक्स की वसूली के दौरान वो करदाताओं को बेवजह परेशान ना करें। बड़े टैक्स बकाये की वसूली पर फोकस करें। टैक्स विवाद निपटाने के लिए कानूनी पचड़े में ज्यादा न पड़ें, बल्कि सेटलमेंट कमीशन का सहारा लें और उसे समझौते से निपटाएं। ऐसा न हो कि कानूनी खर्चे ज्यादा हो जाएं और टैक्स की वसूली कम हो। 2 दिनों तक चलने वाले इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में मंगलवार शाम वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण एक हैंडबुक भी रिलीज करेंगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि टैक्स विवादों से सफलतापूर्वक कैसे निपटें। लक्ष्मण राय, दिल्ली। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी IRSDC के ऐलान के 2 साल बाद आखिरकार स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन का रास्ता साफ हो गया है। IRSDC ने दिल्ली के 2 स्टेशन समेत देश के कुल 5 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। अगले 1 महीने में इनमें से 2 स्टेशनों के लिए प्राइवेट डेवलपर्स से बोली मंगाई जाएगी। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों का सपना तो सिरे नहीं चढ़ सका, लेकिन 5 स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इरकॉन की साझा कंपनी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी IRSDC ने देश के 5 स्टेशनों को मॉडर्नाइज करने का ऐलान किया है। इन स्टेशनों पर आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट, एस्केलेटर्स जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इन स्टेशनों में दिल्ली के आनंद विहार, विजवासन स्टेशन, चंडीगढ़, भोपाल में हबीबगंज और पुणे का शिवाजी नगर स्टेशन शामिल है। सूत्रों के मुताबिक हबीबगंज और शिवाजी नगर स्टेशनों के लिए लोकल अथॉरिटी की भी परमिशन हासिल होने के साथ साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट का भी समझौता हो गया है। अगले 1 महीने में इन दोनों स्टेशनों के लिए प्राइवेट डेवलपर्स से बिड मंगाई जाएंगी, जबकि दिल्ली के दोनों स्टेशनों और चंडीगढ़ के लिए भी इस साल में बिड की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हम इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन का नाम नहीं दे रहे हैं इन 5 स्टेशनों को। हम इसमें कह रहे हैं कि उन स्टेशनों का डेवलपमेंट तथा रीडेवलपमेंट, और जिसमें कि हम जो हमारा स्टैंडर्ड है जो हमने भी बनाया है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही जो हम लोगों ने निर्धारित किया है, तो उस स्टैंडर्ड की पैसेंजर अमेनिटीज उसमें प्रोवाइड करेंगे। रेलवे स्टेशनों को डेवलप करने के लिए 2 साल पहले IRSDC बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन 2 साल तक मामला ठंडे बस्ते में पड़े रहने के बाद आखिरकार RLDA और रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी इरकॉन ने IRSDC को शुरू करने के लिए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक IRSDC में RLDA की 49% और इरकॉन की 51% हिस्सेदारी है। RLDA अपनी हिस्सेदारी के तौर पर IRSDC को कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी और इस जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल से मिलने वाले पैसे से ही स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा। फिलहाल 5 स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन प्लान कामयाब होने के बाद IRSDC देश के दूसरे स्टेशनों का भी मॉडर्नाइजेशन करेगी। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और 28 साल बाद लॉर्ड्स के मैदान पर इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत। और पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंड काटजू के खुलासे के बाद मचा बवाल। क्या है पूरा मामला, देखिए आगे।
और क्रिकेट के मैदान से आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में 95 रनों से हरा दिया। ये जीत काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी खास है, क्योंकि 1986 के बाद पहली बार है जब टीम इंडिया ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जीत दर्ज की है। इस जीत के हीरो रहे मैन ऑफ द मैच ईशांत शर्मा। ईशांत ने 74 रन देकर 7 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड को भारत ने 319 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन आज जिस तरह से जो रूट और मोइन अली ने शुरुआत में टिककर बैटिंग की और शतकी साझेदारी कर दी, उससे तो हार की आशंका भी एक बार गहराने लगी थी। लेकिन ईशान ने एक शानदार बाउंसर पर मोइन को चलता कर भारत को मैच में वापस ला दिया। मैट प्रायर के आउट होते ही इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और इंग्लैंड ने आखिरी 5 विकेट 25 रनों पर गंवा दिए। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इस ऐतिहासिक जीत को रहाणे, मुरली विजय की बैटिंग और भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए भी याद रखा जाएगा। आइए अब हमारे सहयोगी विमल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। विमल, लॉर्ड्स में जीत काफी स्पेशल होती है, कैसे देखते हैं इस जीत को? वैसे बड़ा क्रेडिट तो ईशांत को जाता है और इसके बाद क्या माना जाए कि भारतीय टीम अब फॉर्म में आ गई है और आगे पूरी सीरीज में हम ऐसा ही प्रदर्शन देखेंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास की एक बहुत बड़ी जीतों में से एक 28 साल बाद लॉर्ड्स के मैदान पर जीतना और टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त लेना युवा टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि इस टीम में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और ईशांत शर्मा ही 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेला था। और लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक भारतीय टीम ने सिर्फ वहां पर 1 टेस्ट मैच जीता था। और ये टेस्ट मैच देखा जाए तो टीम इंडिया शुरू से ही बैकफुट पे थी। वो टॉस हारे थे लेकिन उनका मनोबल नहीं गिरा। टॉस हारने के बावजूद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की पहले दिन और उसके बाद दूसरे दिन इंग्लैंड को मुश्किल में डाले रखा। और एक तरह से देखा जाए टीम इंडिया पूरी तरह से एक टीम की तरह खेली। अगर आप किसी एक को आप हीरो नहीं बना सकते, पहले दिन अगर अजिंक्य रहाणे हीरो थे तो दूसरे दिन भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद अगर आप देखा जाए तीसरे दिन आपको कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आपको तारीफ करनी, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी टीम को लीड किया। रविंद्र जडेजा आपको हीरो के तौर पर नजर आएंगे और आखिरी दिन ईशांत शर्मा जिन्होंने निर्णायक लम्हों पर, पूरी सीरीज के दौरान हमने देखा कि निर्णायक लम्हों पर विकेट लेते हैं। तो आप एक हीरो नहीं चुन सकते हैं। आपको मुरली विजय भी दिखेंगे, आपको भुवनेश्वर कुमार भी दिखेंगे, आपको महेंद्र सिंह धोनी भी दिखेंगे, मोहम्मद शमी भी दिखेंगे, रविंद्र जडेजा भी दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह टीम किसी एक इंडिविजुअल पर निर्भर नहीं कर रही थी जीत के लिए। चेतेश्वर पुजारा इस टीम के बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज है, लेकिन अब तक उन्होंने बड़ी पारी नहीं खेली है, कोई असर नहीं टीम पर। शिखर धवन ओपनर हैं दूसरे, वो लगातार नाकाम रहे, लेकिन कोई असर नहीं टीम पर। विराट कोहली जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी वो पूरी तरह से नाकाम रहे, बावजूद इसके उनकी नाकामी का कोई असर नहीं पड़ा है। मुरली विजय ने सिर्फ 2 मैचेस में 317 रन बना दिए हैं अकेले। दोनों टीमों की तरफ से इतने ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं। इतना ही नहीं, रन नहीं बनाए उन्होंने, उनका स्ट्राइक रेट भी देखे, 40 से कम की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, यानी कई गेंदों को छोड़ रहे हैं और शॉट्स भी खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखे जाए तो पूरी तरह से दबदबा वाला खेल। और इंग्लैंड ने शायद ही सोचा होगा कि इस टीम इंडिया से 2 टेस्ट मैच खत्म होने के बाद वो 0-1 से पिछड़ रहे होंगे। तो भारतीय क्रिकेट इतिहास की बेहद यादगार जीतों में से एक। लेकिन अभी टीम इंडिया के लिए चुनौती अब शुरू हुई है। टीम इंडिया को यह निश्चित करना है कि ये लीड बरकरार रहे और 5 मैचों तक बरकरार रहे, वो सीरीज वापस जीत के लौटे, ठीक वैसे ही जैसा कि 1986 में कपिल देव और उनके साथियों ने किया था। जी, शुक्रिया सारे अपडेट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और प्रेस काउंसिल के चेयरमैन मकरंदे काटजू एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर काटजू के सनसनीखेज आरोप की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। काटजू के मुताबिक भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद मद्रास हाई कोर्ट में एक जज की नियुक्ति की गई। उनके इस आरोप पर संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर सांसदों ने जमकर हंगामा किया। एआईएडीएमके के सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार रोकनी भी पड़ी। कई नेताओं ने मामले की जांच कराने की मांग की। वहीं पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने काटजू से पूछा कि वो इतने समय तक खामोश क्यों रहे। उन्होंने कहा कि अगर काटजू इतने ही गंभीर थे तो इस मुद्दे को उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं उठाया। I think if he was really concerned about it, I don't know the history of this. I think he should have protested, and in fact, he should have raised that voice at that point of time, and so that the government or the collegium would have made corrections. So this is too late to raise such issues. I personally met the Chief Justice of India, the then Chief Justice of India, Justice Lahoti, and I said, this fellow is indulging in corruption. Please get a secret IB inquiry made. And about a few weeks thereafter, I was in Chennai and I got a telephone call from Delhi from the
Chief Justice of India, saying that what you said was correct. But to my utter shock and dismay, I learned that he has got another 1-year term as additional judge. मंगलुरु में इंसाफ मांग रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। लोग 6 साल की छात्रा के साथ स्कूल में बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। भीड़ को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था। जहां एबीवीपी के छात्र स्कूल के बाहर धरने पर बैठे, वहीं महिला मोर्चा के कार्यकर्ताएं टाउन हॉल पर धरना दे रही थी। इंसाफ की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस की लाठियां बरसी। तो दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि गुनाहगारों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सिद्धरमैया ने इस दौरान बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप भी मढ़ा है। FIR will be registered under Gunda Act against him. What's the next step? Because clearly parents and other people are not satisfied with just one arrest. If there is anybody other, if there are other accused, immediately we are going to arrest them. दिल्ली में पूर्वोत्तर के एक युवक की फिर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में 30 साल के मणिपुरी युवक को पीट कर मार दिया गया। मृतक युवक का नाम शल्योनी था और वो बीपीओ में काम करता था। बताया जा रहा कि किसी बात को लेकर उसकी आल्टो कार सवार लोगों से बहस हुई। इसके बाद कार में सवार 5 युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बुरी तरह से जख्मी युवक को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पहले भी हुआ है और ये घटना तो बहुत ही खराब दुखद घटना है, इसलिए हम लोग ने इसको बहुत सीरियसली लिया। इसलिए हमारा दिल्ली पुलिस ने पूरा काम शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है कि अभी हो जाएगा। बहुत ही हमारा पुलिस टीम जो है वो काम में लगे हुए हैं। मणिपुर का जो एक नव युवक था, जिस तरीके से उसको पीट के उसको मारा गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो इस किस्म की वारदातें दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानियां आए दिन घट रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में गंभीरता से इसका नोट लेना चाहिए, वरना कैपिटल में कोई आना इधर पसंद नहीं करेगा। Extremely unfortunate if such an incident has happened, and we need to be sensitive about mainstreaming people, especially from the northeast, since there is a quasi-central rule in Delhi, since the law and order remit is with the central government. We do hope that the central government takes the strictest of action. इजराइल ने गाजा पर हमला तेज कर दिया है। अब तक इस हमले में इजराइल के 18 सैनिक और फिलिस्तीन के 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 3000 से ज्यादा लोग इस संघर्ष में जख्मी हो चुके हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संघर्ष जारी रखने पर अड़े हुए हैं। मलेशियन एयरलाइंस MH17 के हादसे के घटनास्थल से 21 और शव बरामद किए गए हैं। इससे पहले पूर्वी यूक्रेन में रूस का समर्थन करने वाले विद्रोहियों ने प्राप्त हुए 200 शवों को वातानुकूलित वाहनों में रखा है। दूसरी तरफ अमेरिका समेत कई देशों ने विमान हादसे में रूस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के मुताबिक विमान हादसे में रूस के खिलाफ कई ठोस सबूत है, इसलिए रूस इस हादसे की निष्पक्ष जांच करने में सहयोग करे। 17 जुलाई को हुए MH17 विमान हादसे में सभी 298 यात्री मारे गए थे। कथित तौर पर विमान को मिसाइल से निशाना बनाया गया था। रूस पर आरोप है कि उसने विद्रोहियों को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए, जिसका इस्तेमाल इस हमले में किया गया। हालांकि रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है। Those who committed this international crime, those responsible will be held accountable, and together with the entire international community, we will bring to justice everyone responsible, including the country which is behind the scene. और सितंबर से अमेरिका के दौरे पर क्या होगा पीएम मोदी का एजेंडा, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक के बाद। और गुजरात मॉडल देखने पहुंची पाकिस्तान से एक टीम, देखिए डिटेल्स थोड़ी ही देर में।
सितंबर में प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते बेहतर करने के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर से जुड़े कई बड़े समझौते किए जा सकते हैं। ब्रिक्स समिट में देश का झंडा बुलंद करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर भी अहम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे और मजबूत किए जाएं, इसके लिए अभी से मसौदा तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम करार किए जा सकते हैं। इनमें भारत में रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अमेरिकी सहयोग बढ़ाना भी शामिल हो सकता है। साथ ही एनर्जी सेक्टर, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही साथ इंडो यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की बैठक भी अगले महीने होने वाली है। 3 साल बाद पहली बार होने वाली इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के दौरान कारोबार के लिहाज से किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। ट्रेड पॉलिसी फोरम की बैठक में कृषि, सर्विस, फार्मा सेक्टर में सहयोग बढ़ाने और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी IPR, सर्विसेज, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बिजनेस काउंसिल का मानना है कि अगर सहयोग सही रास्ते पर हुआ तो ये अगले 10 साल में $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात मॉडल सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर भी काफी पॉपुलर हो रहा है। गुजरात मॉडल का अमल अब पड़ोसी देश पाकिस्तान भी करने वाला है। साबरमती नदी रिवर वाटरफ्रंट मॉडल का अध्ययन करने के लिए पाकिस्तान से एक टीम अहमदाबाद आई है। मनीष देसाई की एक खास रिपोर्ट। अब पाकिस्तान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिस गुजरात मॉडल को अपनाया, उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। यही वजह है कि अब इसके बारे में जानने के लिए पाकिस्तान का एक दल अहमदाबाद आया है। अहमदाबाद की साबरमती नदी रिवर फ्रंट की तर्ज पर पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी पर भी रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। यही वजह है कि लाहौर महानगर पालिका के कमिश्नर के साथ 5 अधिकारियों का एक दल गुजरात आया है। इस डेलीगेशन ने स्थानीय प्रशासन के साथ रिवर फ्रंट का दौरा किया और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। हमारा ये ख्याल था कि आप लोगों ने यहाँ पे काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। मेरा ख्याल है अहमदाबाद शहर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है AMC की तरफ से, और इस काम को हम देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, और इसकी जो गुड प्रैक्टिसेस है उन्हें हम कॉपी करेंगे। अपने 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान से आई टीम अहमदाबाद के विकास कार्यों को समझेगी, जिसमें विकास का ढांचा, खर्च और तकनीकी बारीकियां शामिल हैं। दरअसल गुजरात मॉडल की खूबियों को समझकर ये अधिकारी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ भी अपने शहरों को गुजरात की तरह बनाना चाहते हैं। जो गुजरात का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है उसमें भी वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए अलहदा टीम जो है वो कभी या तो वैसे समझेगी या यहाँ से दावत देंगे हम आपके लोगों को कि वो आएँ और वहाँ पे आके जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है उसको भी ज़रा अच्छी तरह समझा जाए। अब तक तो पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा देश में ही हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की गुजरात में दिलचस्पी को देखकर ये साफ है कि सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भी प्रधानमंत्री मोदी और विकास के लिए उनकी सोच की कायल है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और शहंशाह ने लॉन्च किया LG का स्टाइलिश स्मार्टफोन। कितना है इसमें दम और क्या है दाम, देखिए इस ब्रेक के बाद। LG ने आज इस साल के अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन डिवाइस LG G3 को भारत में लॉन्च कर दिया है। LG का ये स्मार्टफोन फीचर्स के मामले में सैमसंग, सोनी जैसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों को कड़ी टक्कर देगा। इस फोन में क्या है शानदार फीचर्स और कैसे ये दूसरे स्मार्टफोन से अलग है, बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग। सिंपल इज द न्यू स्मार्ट। इस कॉन्सेप्ट पर LG के लेटेस्ट स्मार्टफोन LG G3 को डिजाइन किया गया है, जो इस फोन को हाथ में लेते ही मालूम पड़ जाता है। इस फोन को देश के सबसे पसंदीदा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया। हम सुन रहे हैं लोगों को, उनकी जरूरतों को। हम G2 में उनकी कुछ जरूरतें समा पाए। समय बदला, मेरे ख्याल से अभी तक 9 महीने हो गए G2 लॉन्च हुए। बहुत जल्दी समय बदल रहा है। लोगों की आशाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं।
लोगों को चाहिए था एक ऐसा डिस्प्ले तो शायद उन्होंने सिर्फ सपनों में सोचा हो। दुनिया का पहला क्वाड HD स्मार्टफोन G3। इसकी 5.5 इंच की स्क्रीन क्वाड HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, यानी आपके घर में मौजूद HD टीवी से दुगनी बेहतर तस्वीर आप LG G3 में देख सकते हैं। फोटोग्राफी करने के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। हार्डकोर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एंड्रॉइड के 4.4.2 किटकैट वर्जन पर चलने वाले इस फोन में 2.5 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। LG G3 के 2 मॉडल हैं। 16 GB के G3 की कीमत है 47,990 रुपए और 32 GB के LG G3 के दाम होंगे 50,990 रुपए। पहली नज़र में G3 काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। अच्छी स्क्रीन है, अच्छा कैमरा है और साथ में लुक्स और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा है। इसकी जो बटनलेस पूरी डिज़ाइन है बहुत ही प्रीमियम लगती है। और इसके साथ हम कंज्यूमर फ़ोन खरीदने से पहले एक छोटी सी गलती करते हैं, वो ये कि स्पेसिफिकेशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि फ़ोन खरीदने के बाद आपकी जिस फ़ोन बनाने वाली कंपनी है वो उसकी जिम्मेदारी कितनी लेती है, मतलब आफ्टर सेल सर्विस के मामले में। यहाँ LG ने थोड़े से मार्क्स कमाए हैं, वो ये कि LG G3 के साथ आपको 6 महीने की वारंटी मिलती है इसकी स्क्रीन के ऊपर। अगर स्क्रीन के ऊपर कुछ फिजिकल डैमेज होता है तो 6 महीने के अंदर आप फ़ोन रिप्लेस करा सकते हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस फ़ोन का LG G3 का फुल ब्लोन रिव्यू इस हफ्ते टेक गुरु में आपको देखने को मिलेगा। अभिषेक तेलंग, मुंबई। और आवाज़ 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।